पहली बात तो ये है कि आज के समय में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कम ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति चलते हैं, संकल्प करते हैं, प्रगति चाहते हैं, उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है जिससे उबर पाना कई बार उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे वो काफी हतोत्साहित भी हो जाते हैं, क्योंकि वो संकल्प करते हैं, नियम से चलते हैं, निष्ठा से चलते हैं, लेकिन फिर जब ये स्वप्न दोष की स्थिति उनके साथ बनती है तो सारा उनका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम असफल हो गए, उन्हें लगता है कि हमारे इस संकल्प का हम निर्वहन नहीं कर पाए। ये एक बड़ी समस्या है। इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है ये हम आज समझने वाले हैं। और आप समझें कि योग के अंतर्गत जो अभ्यास है, अगर विधिवत उन्हें समझ के और सही आचरण के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि ये जो समस्या है ये संस्कारों के आधार पर होती है। अगर आप आज कोई गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं, गलत चिंतन नहीं कर रहे हैं, नियम से चल रहे हैं, तो भी संग्रहित पूर्ववत संस्कारों के कारण ये आज आपके सामने आ सकती है और व्यवधान बना सकती है। लेकिन कैसे इससे उबरा जा सकता है और क्या वो योग अभ्यास है, इसको आप एकाग्रता पूर्वक समझ लें, इन अभ्यासों को करें, आपको विशेष लाभ कुछ ही समय में मिलने शुरू होंगे। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत एक सूत्र दिया गया है, सबसे पहले आप इसे समझें। कहा गया है कि संक्षेप्तम क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। इसका अर्थ है कि आप आज जिस भी स्थिति में हैं, कोई शरीर में समस्या है, कोई मानसिक समस्या है, कोई बुरी आदत है, कोई वृत्ति है, इससे बाहर आने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं और जो अनिवार्य है वो ये है कि जिस कारण से वो समस्या शुरू हुई है उस कारण को अपने जीवन से पहले बाहर निकाला जाए। इसे आप ऐसे समझें कि किसी व्यक्ति के पाचन में कोई विकार हो जाता है। अब उससे पूछें कि ये विकार हुआ क्यों, तो उसे पता है कि मैंने कुछ अपथ्य खाया था, कुछ गलत खाया था जो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं था, उसकी वजह से ये समस्या हुई है। अब उससे पूछते हैं कि क्या अब आपने उस चीज को छोड़ दिया, अब तो वो नहीं खाते हैं आप। अगर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, वो खाता तो मैं अभी भी हूं, तो हम क्या कहेंगे, तो फिर तो आप मूर्ख हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपकी ये समस्या कभी भी आजीवन समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस वजह से समस्या हुई है वो कारण जो है उसका वो भी आपके जीवन में अभी तक बना हुआ है। ये बहुत सीधी सी बात है। और इस पर अगर हमारे ब्रह्मचारी या हमारे जितने भी नवयुवक हैं ध्यान देते हैं तो उन्हें यह सूत्र बड़ा अच्छा लाभ दे सकता है कि संक्षिप्तम क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, के उस कारण को छोड़ दो जिस कारण से आज ये स्थिति बनी हुई है। तो स्वप्न दोष की स्थिति बनी क्यों? क्योंकि आपके संस्कार बिगड़े। संस्कार क्यों बिगड़े? क्योंकि गलत क्रियाएं हुई। गलत क्रियाएं क्यों हुई? क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों के संपर्क में गए, ऐसे लोगों के संपर्क में गए, ऐसा चित्र देखा आपने या किसी व्यक्ति को देखा, उसकी वजह से आपके मन में विकार आए और आज ये स्थिति है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने परिवेश को ठीक करो। अगर गलत संग बनी हुई है, गलत प्रकार के मित्र बने हुए हैं, तो ऐसे मित्रों का कोई लाभ नहीं, कोई औचित्य नहीं जीवन में, हटाओ जीवन से। अगर कोई आपको ऐसी स्थितियां हैं जो प्रेरित करती हैं, उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। आप अपने लिए जब अच्छे परिवेश का निर्माण कर लेंगे तो समझे कि 50% आपका कार्य हो गया। अब जो 50% रहता कार्य है उसके लिए आपको अच्छी चीजों को जीवन में धारण करना, अच्छा रूटीन, अच्छा आहार रखना, ईश्वर के प्रति आसक्त रहें निरंतर, उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मुझे इस स्थिति से आप निकालें। तो आपका मन सहज इस भगवत नाम से, इस प्रभु के नाम से शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। बड़े अच्छे लाभ होंगे। तो जब आपने अपने जीवन से उन सभी क्रियाओं को, उन सभी स्थितियों को निकाल दिया, तब भी आपको ये समस्या हो रही है, तो समझें कि आप उसमें दोष दृष्टि ना रखें और आप उसमें हीन अनुभव ना करें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से गलत आचरण छोड़ दिए हैं, फिर भी स्थिति बन रही है तो वो पूर्ववत है। जिस तरीके से आपके कर्माशय यानी कि आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म होते हैं, भले ही आप अच्छा आचरण आज करें, लेकिन फिर भी अगर आपने पीछे कुछ गलत कर्म किया है तो वो आपको परिणाम देगा ही देगा।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, के अच्छे बुरे अपने कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपके जो गलत संस्कार बन गए हैं उनका भी आपको प्रभाव मिलेगा ही। लेकिन अगर आज आपका आचरण ठीक है तो जो आपको आज प्रभाव दिख रहा है वो है प्रभाव, स्वप्न दोष है, लेकिन उससे आप दोष दृष्टि ना रखें। ऐसा ना सोचें कि मेरा तो संकल्प टूट गया ब्रह्मचर्य का। आपका संकल्प है क्योंकि मन में आपने उसको धारण किया हुआ है, तो ये आपको स्पष्टता होनी चाहिए। तो बुरा अनुभव नहीं करना है अंदर से अगर वर्तमान में आपका आचरण ठीक है। इससे आगे बढ़ते हुए कई व्यक्ति कहते हैं कि स्वप्न दोष तो हो ही जाना है, तो क्यों ना हम क्रिया ही कर लें। तो जब आप क्रिया करते हैं, कोई भी शारीरिक काम क्रीड़ा में आप जाते हैं, हस्तमैथुन आदि या किसी स्त्री के साथ संपर्क में जाते हैं, तो वो आप नए संस्कार बना रहे हैं और जो स्वप्न दोष है वो पीछे के संस्कारों से हो रहा है। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर हो जाता है, इनको एक जैसा ना समझे। तो आपको नए संस्कार नहीं बनने देने हैं, निष्ठा से पालन करना है ब्रह्मचर्य का। और फिर भी अगर स्वप्न दोष है तो ये अभ्यास करेंगे और सही आचरण रखेंगे, शुद्धता मस्तिष्क की बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे ये समाप्त होगा। इसकी एक सीमा है। जब एक व्यक्ति सही आचरण बना लेता है तो ये व्यवधान तो डालेगा, लेकिन कभी महीने में, फिर कभी कई महीने में, और फिर कई बार वर्ष में एक बार, और फिर ये धीरे धीरे समाप्त की स्थिति में भी जा सकता है। तो आप समझें इस बात को कि आपको गलत जो आपको सूचनाएं मिलती हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होना है। अभी एक कमेंट हमें मिल रहा था कि जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसको तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। अरे क्या मूर्खता की बात है। अगर ऐसे हुआ करता तो हमारे ब्रह्मचारी संत सन्यासी जो रहे हैं वो तो इन शारीरिक समस्याओं में ही फंस जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप हर प्रकार के अपने मस्तिष्क से संशय निकाल करके आप इस मार्ग पर बढ़ें। अब आगे बढ़ते हुए हम योग अभ्यास को समझेंगे, लेकिन योग अभ्यास समझने से पूर्व मैं फिर से कहूंगा, अगर आचरण ठीक नहीं है, अगर आपने इस स्तर पर कार्य नहीं किया तो आप भले ही योग अभ्यास करें, आपके लिए श्रेयकर नहीं होंगे। और अगर नियम का पालन जीवन में है और साथ में योग अभ्यास, बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो आपकी स्वप्न दोष की समस्या है, इसमें जो योग अभ्यास परम हितकारी हैं, क्या क्या वो हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम अपने योग अभ्यास को समझ रहे हैं। यहां पर जो योग अभ्यास होंगे उनके दो अलग अलग प्रमुख उद्देश्य होंगे। एक उद्देश्य तो ये होता है कि जो आपके पेल्विक रीजन की मसल्स हैं उनको सबल किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आपके पेल्विक रीजन की मसल्स कमजोर होती हैं तो आपको नपुंसकता की समस्या भी आ सकती है। साथ ही साथ जो धातु विकार होते हैं, शीघ्र पतन आदि, वो समस्याएं भी होती हैं और स्वप्न दोष की समस्या भी बढ़ जाती है। हम ऐसे अभ्यास करेंगे जो कि आपकी अपान वायु को संतुलित करेंगे, यानी कि आपके नाभि से नीचे जो वायु कार्य करती है, आयुर्वेद में इसे निष्कासन के लिए कार्य करने वाली, जो आपके शरीर से मल को निकालती है, इस प्रकार की वायु कहा गया है। लेकिन जो ये प्रकुपित हो जाती है तो मलों का निष्कासन तो रुक जाता है और जो आपकी धातु है उसका निष्कासन होने लगता है। तो इससे स्वप्न दोष की समस्या बनती है। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा उद्देश्य होगा अभ्यासों का, वो होगा कि आपकी जो ये ऊर्जा, जो आपका वीर्य अधोगमन हो रहा है, इसका ऊर्ध्वगमन हो, इसके लिए हम अभ्यास करेंगे। एकाग्रता पूर्वक इन अभ्यासों को समझें। जो यहां पर हमारा पहला अभ्यास होगा हमारे पहले उद्देश्यों के लिए, वो अभ्यास है सिद्ध आसन का अभ्यास। तो सिद्धासन के लिए हम संक्षेप में बता देते हैं कि पैरों को सीधा कर लेना है, बाएं पैर को पहले मोड़ लेना है और पीछे लाते हुए आपको अपने जननेंद्रिय और गुदा के मध्य में एड़ी को रखना है। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। कमर को सीधा रखते हुए आप अपने पैर को जब पीछे लाएंगे तो स्वाभाविक ही आपका पैर सही स्थान पर जाकर के स्पर्श करेगा आपकी एड़ी। अपने पैर के तलवे को जंघा से स्पर्श रखें और अपने दाएं पैर को इस प्रकार से लाते हुए बाएं पैर के ऊपर रखें और बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऐसे इसको अंदर लेकर के जाते हैं और फिर अपने दाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में अपने बाएं पैर को नीचे से इस प्रकार से लेकर के आते हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी सजगता है वो ये है कि आपके बाएं पैर की जो एड़ी है वो पीछे आपके मूलाधार चक्र पर एक दबाव बनाए। खाली वो टच ना हो, एक हल्का सा दबाव भी बना रहना चाहिए। अगर अभ्यास में दबाव वो नहीं बन रहा है तो अपने शरीर को थोड़ा सा इस प्रकार से आगे लाते हुए रखें और ये दबाव जब बने इसको आप अनुभव करें। इस स्थिति में बैठ करके आप प्राणायाम करें, ध्यान करें,
जाप आदि या मंत्र उच्चारण आदि जो भी आपके साधना का तरीका है, जो भी आपके योग क्रम का हिस्सा है, वो आप अभ्यास इसमें बैठ के कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास आपका ये होना चाहिए। सहज अगर आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो बहुत श्रेयकर रहेगा आपके लिए, और आप देखेंगे कि आपका मन भी ज्यादा ठहरने लगा। पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरा अभ्यास जानुशिरासन का अभ्यास, लेकिन इसमें आप मूलबंध का भी प्रयोग करेंगे। मूलबंध क्या है? मूलबंध जब आप सिद्धासन का अभ्यास कर रहे हैं या फिर जानुशिरासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो जहां पर आपकी एड़ी पीछे जाकर के स्पर्श हो रही है, जैसे हमने अभी समझा, उस स्थान को ऊपर की तरफ खींचना और खींचकर रखना, होल्ड करना वहां पर। तो ये क्या है? मूलबंध की एक स्थिति है। इसको परम हितकारी अभ्यास कहा गया है। इस पर अलग से भी हमने मार्गदर्शन किया है कि कैसे इसमें साधनात्मक लाभ आपको मिलते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि जो आपकी ये समस्या है इसके निवारण में ये काम करता है। तो कैसे? जानुशिरासन में आपको इसी प्रकार से अपने बाएं पैर को पीछे लाना है और इस प्रकार से, जैसे हमने सिद्धासन में किया, एड़ी को पीछे स्पर्श कराना है। कराने के बाद आपको दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, अंगूठे को पीछे की तरफ खींच के रखना है, और इस स्थिति में आपको हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना शुरू करना है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एड़ी का जो दबाव है पीछे, वो बढ़ना शुरू हो गया। ये दबाव बढ़ेगा और आप सांस छोड़ते हुए पूरा आगे जाएंगे। इस स्थिति में जाकर के वहां रुक के आपको उस दबाव को अनुभव करना है और वहीं पर मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचना है। इसको आप परम हितकारी समझें। तो आपने हाथों को पूरा ऊपर खींचा और आप सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे की तरफ गए, जहां तक जा सके वहां तक जाने के बाद आप रुकें और अनुभव करें कि आपकी जो एड़ी जहां पीछे स्पर्श हो रही है वहां पर आपने संकुचन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस स्थिति में आप रुके। जब तक आप मूलबंध लगाए रख सके तब तक आप इस स्थिति में रुके। फिर सांस को भरा और आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं और सामान्य स्थिति में आप आ सकते हैं। फिर से आपको कुछ समय रुकना है, कुछ गहरी लंबी सांस लेनी है और फिर से इसी प्रकार इस अभ्यास को करना है। एक बार एक पैर से करने के बाद फिर दूसरे पैर को बदल लें और उस पैर से इस अभ्यास को करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास रहेगा। हमने आपको एक पैर से बताया, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पैर से भी ये अभ्यास आपको करना है, और जितने अधिक समय तक इस अभ्यास में आप रुक सके उतना रुकने की कोशिश करनी है, तभी आपको ज्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और उपयोगी अभ्यास है राजकपोतासन का अभ्यास। इसके हम सरल विधि को आपके साथ साझा करते हैं। आपको दाएं या बाएं किसी भी पैर को आगे इस प्रकार से लेकर के आना है, पीछे पैर को बिल्कुल सीधा कर दें। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कई व्यक्ति अनुभव करेंगे जिनकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं कि वो पूरा नीचे की तरफ यहां पर नहीं आ पा रहे हैं। इस प्रकार से एक अंतर बना रहता है। तो ये जो अंतर बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि मांसपेशियां जो हैं वो सख्त हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इस अभ्यास से क्या होगा, जो हमने पहले ही कहा कि आपके पेल्विक रीजन की मांसपेशियां सबल होंगी, स्ट्रेच होंगी, रिलीज होंगी, और इससे सीधा प्रभाव आपको आपके जो यौन क्षमताएं हैं उन पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार की स्थिति में आ जाने के बाद दाएं या बाएं पैर को आगे इस प्रकार से मोड़ के रखें और यहीं पर आपको हाथों को पहले आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और थोड़ा ऊपर की तरफ देखें या सामने देखें और इस स्थिति में रुकें। जब आप इसमें सहज अनुभव करें तो आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में ले जाकर के यहां पर रुकना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से अगर आप बगल में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये स्ट्रेच तभी आएगा जब आप बिल्कुल अपने दोनों पैरों के ऊपर ही होंगे और हाथ हटा लेने के बाद भी आपका संतुलन बना रहेगा, यानी कि अभ्यास ठीक हो रहा है। और अगर ये अंतर बना हुआ है तो धीरे धीरे ये कम होगा। आप जहां तक जा पाते हैं उस स्थिति में जाएं और वहीं पर रुकें। आप वहीं पर रुक के अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाएं और यहां पर रुकेंगे। फिर आपको इसी प्रकार से पीछे जाना है और यहीं से पैर बदल के भी इस अभ्यास को कर लेना है। पहले इस प्रकार सही प्रकार से संतुलन बनाने के बाद फिर दोनों हाथों को ऊपर सामने देखा हमने, कुछ समय तक हम रुके, सहज हमारी सामान्य श्वास चलती रही और उसके बाद इसी प्रकार से पैर बदल के 3 बार 4 बार इस अभ्यास को कर लेना है। तो ये आपके
इस पूरे स्थान की मांसपेशियों को सबल करेगा। और समझें आप कि आपकी जो जननेंद्रिय है वो भी मांसपेशी ही है। तो अगर आपकी इस क्षेत्र की मांसपेशियां दुरुस्त होती हैं, अच्छी होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपको सभी स्तरों पर अच्छे लाभ मिलेंगे और स्वप्न दोष में भी ये उपयोगी रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अभ्यास है वो है शीर्षासन का अभ्यास। ये शीर्ष पर रखा गया इस आसन को, इसीलिए शीर्षासन, यानी कि योग में भी सबसे उत्तम आसनों में से एक इसको माना जाता है। और हमारे युवाओं के लिए ये परम हितकारी, परम कल्याणकारी अभ्यास है। तो कैसे करना है और क्या इसमें आपको चाहिए ये आप समझ लें। तो अगर आपकी जो मसल्स हैं, नेक मसल्स हैं, वो अगर आपकी कमजोर होंगी तो आप अभ्यास करेंगे और उल्टा नुकसान हो सकता है। अगर आपकी कोर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपको देखना होगा कि आपके कंधों में भी एक अच्छा बल होना चाहिए जिससे कि आप संतुलन बना सकें, उस स्थिति में जाने के बाद संतुलन बना सकें, गिरे नहीं। तो इसके लिए आपको पहले कुछ अभ्यास कर लेने हैं, जैसे कि हमने पहले बनाया है अभ्यास पे वीडियो, जो कि चतुरंग दंडासन का अभ्यास या फिर राम मूर्ति दंड का अभ्यास। तो उससे क्या होगा, कंधों की और आपके हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो सबल होंगी। उन वीडियोस के लिंक हम साझा करवा देंगे, वो भी युवाओं के लिए उपयोगी है, देख ले उन्हें भी। उसके बाद आपको करना यह है कि आप उससे पूर्व एक अन्य आसन का अभ्यास करें। इस स्थिति में आएंगे और यहां आने के बाद आप इस तरीके से अपने पैरों को रखें और यहां पर रुकें। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्दन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो समझें कि अभी आप तैयार नहीं हैं। और अगर आप सहजता से इस अभ्यास में कुछ समय रुक पाते हैं तो आपको करना यह है कि अपने इसी प्रकार से हाथों को रखना है और धीरे धीरे पैरों को आगे लाना शुरू करना है। यहां पर आप देखें कि इस प्रकार से आपकी कमर को आपको सीधा कर लेना है और आप अपना ज्यादा से ज्यादा वजन अपने सर के ऊपर लाना यहाँ पे शुरू कर दिया है आपने। यहाँ पर घुटनों को थोड़ा सा आपको मोड़ना है और पहले एक पैर को, दोनों पैरों को एक साथ नहीं, पहले एक पैर को ऊपर उठाया और इस तरीके से, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे और सहजता से यहाँ आकर के रुकेंगे। अगर ऊपर जाने में अभी असहजता है तो कुछ समय तक आप, कुछ दिनों तक यहीं पर रुकें और ये अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो अपने पैरों को सीधा करना शुरू करें और सहजता से इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे। वापस आने के लिए भी पहले आपको एक पैर को मोड़ना है, फिर दूसरे पैर को इसी स्थिति में आ जाए और यहीं से एक पैर को नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को, और नीचे आते हुए इसी स्थिति में शशांक आसन की स्थिति में चले जाएंगे। यहां पर गहरे लंबे सांस लें। ये अभ्यास आपको निरंतर अपने योग अभ्यास क्रम में जोड़ के रखने हैं। ये भी ध्यान रखें कि शीर्षासन का जो अभ्यास है वो आप अंत में कर लें और दूसरे अभ्यास करने के बाद कुछ समय तक शवासन का अभ्यास करें। जब आपको लगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपकी जो श्वसन की दर है वो सामान्य हो गई है, उसके बाद आप शीर्षासन का अभ्यास करें और उसके बाद शशांकासन का या फिर शवासन का अभ्यास आप कर लें। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो आपको इसके विकल्प के रूप में सर्वांगासन का अभ्यास करना है। तो दोनों ही अभ्यास उपयोगी हैं। आज हमने शीर्षासन को बताया, तो शीर्षासन इसमें कुछ अधिक लाभ देगा, युवाओं के लिए अधिक कल्याणकारी है। शीर्षासन अगर आप सामान्य नहीं कर पा रहे हैं, दीवार के सहारे करें इसको आप। और जो हमने कहा कि इसकी तैयारी के लिए जो अभ्यास हैं वो हम साझा करवा देंगे, वो भी अवश्य देख लें, राम मूर्ति या चतुरंग दंडासन आदि के अभ्यास। साथ ही साथ अवधि को समझे, कितनी देर तक करना है। तो आप अभ्यास में गए, शीर्षासन में गए और वापस आ गए तुरंत ही, इससे लाभ नहीं होगा। आपको अभ्यास में जाकर के कुछ समय रुकना होगा। अगर सामान्यतः नहीं रुक पा रहे हैं तो भले ही आप सहारे से अभ्यास करें, भले ही दीवार के सहारे से करें, या फिर शीर्षासन नहीं होता है तो सर्वांगासन का अभ्यास करें। शुरुआती समय में 2-3 मिनट का अभ्यास होता है तो अच्छा है। अगर इतना नहीं होता है शीर्षासन तो कम से कम 1-2 मिनट का तो अभ्यास हो ही, और धीरे धीरे शीर्षासन को 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट तक ले जाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। और सर्वांगासन को आप 10 मिनट तक का अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए।
बाकी हमने ब्रह्मचर्य के विषय में विस्तृत मार्गदर्शन किया हुआ है, वो लिंक भी हम साझा करवा देंगे। योगी वरुणानंद चैनल पर हमने विस्तृत रूप से इस विषय पर बात की है, वो भी आप मार्गदर्शन देख सकते हैं। तो अपेक्षा है आपको ये पूरा विषय ठीक प्रकार से समझ में आया होगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है युवकों की, इस पर काफी प्रश्न मिलते हैं, तो हमने इस पर मार्गदर्शन किया। आप इन चीजों पर ध्यान रखते हैं, आचरण और अभ्यास दोनों पर ही, तो अच्छे लाभ मिलेंगे। तो अपेक्षा है आपको अभ्यास ठीक से समझ में आ गया होगा, आप अभ्यास करेंगे भी और इससे लाभ भी लेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।